अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आज की जो मेजर ख़बरें हैं उसमें तो ये है कि सब हमें पाकिस्तान का ग्राफ बहुत पिछले कुछ दिनों से कुछ महीनों से बहुत ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा था। पाकिस्तान वर्ल्ड की सेंटर स्टेज पर शाइन कर रहा था। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हर जगह तज़किरा हो रहा था, उनकी तारीफ़ें की जा रही थी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट लाइमलाइट में थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट सूरत हाल है इंटरनल पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की, उसमें एक हमें हलचल नज़र आ रही है जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के अराउंड हमें घेरा तंग होता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो ये कि जुडिशल काउंसिल का जो लेटेस्ट इजलास हुआ है उसके अकॉर्डिंग 3 जजेस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जबकि 2 जजेस की ट्रांसफ़र को रोक लिया गया है। इससे ये नज़र में आ रहा है कि हुकूमत को कंप्लीट वॉक ओवर नहीं मिला जो कि वो चाहती थी। इसके साथ ही साथ पीटीआई की अगर हम बात करें तो पीटीआई ने हल्ला बोलने का इस्लामाबाद पर एक दफ़ा फिर से फ़ैसला कर लिया है और इसके साथ ही साथ अफ़गानिस्तान ने जो चंद रोज़ पहले क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की है अंगूर अड्डा के मुकाम पर, और उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सिक्योरिटी ने भी कुनर प्रोविंस पे फायरिंग की है जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस पर आपका क्या ख्याल है? जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कुछ ही दिनों में इतनी फॉल्ट लाइंस एक्टिव हो गई हैं अचानक, जो कि पहले सब हरा-हरा दिखाई दे रहा था। जी। अब काफ़ी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मुश्किलात हैं, गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किलात हैं, लेकिन हम इनको एक-एक करके देख बिल्कुल। लेते हैं। अभी ये जो जजेस की बात आपने की, जी। आज जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिक्वेस्ट की थी चीफ जस्टिस साहब को कि मुझे सुना जाए, जी। मैं अलग जुडिशल काउंसिल में अपने ट्रांसफ़र के बारे में अपना केस जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, और तवक्को थी कि उनको सुना जाता। लेकिन इसी दौरान ख़बर आ गई कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जिन 5 जजों की इंडिपेंडेंस की वजह से तंग थे, या इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत जिन 5 जजों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं देखना चाह रहे थे, उनमें जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी थे, बाबर सत्तार, समन रिफत साहबा, अरबाब ताहिर और खालिद सोमरो साहब शामिल जी। थे। अच्छा, 2 दिन पहले जो चीफ जस्टिस साहब ने ख़त लिखा, और जो उससे पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने कुछ मुतफर्रिक दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट को भिजवाईं कि इन 5 जजों को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो उनके जवाब में एक तो वो मुस्तरद कर दी, और दूसरा चीफ जस्टिस साहब ने, जैसा हमने पहले जिक्र किया, उन्होंने कहा कि इससे अदलिया में मुदाखलत का दरवाज़ा खुल जाएगा जी। और ट्रांसफ़र को सज़ा के तौर जी। पे नहीं लेना चाहिए। जी। तो लेकिन ये बड़ी हैरत अंगेज़ ख़बर आई कि जो आज की जुडिशल काउंसिल का इजलास था, उसमें अगरचे पीटीआई के बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र भी मौजूद थे, चीफ जस्टिस साहब जो कि डिसएग्री कर रहे थे वो भी थे। बाबर सत्तार साहब की दरख्वास्त तो उस तरह से तो नहीं सुनी गई जैसे उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया जाए, लेकिन सरप्राइजिंगली मोहसन अख्तर कियानी साहब को लाहौर ट्रांसफ़र कर दिया गया, बाबर सत्तार साहब को इस पेशावर ट्रांसफ़र कर दिया गया, और सुमन रिफत साहबा जो हैं उनको सिंध हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है। जबकि अरबाब ताहिर साहब और जो खालिद सोमरो साहब हैं उनको रिटेन किया गया कि उनकी ट्रांसफ़र नहीं होगी। गवर्नमेंट इन दोनों को भी ट्रांसफ़र करना चाह रही थी, लेकिन उसमें फिर जो अक्सरियती फ़ैसला हुआ उसमें गवर्नमेंट को 3 लोगों की ट्रांसफ़र तो मिल गई। जी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टेंशन जजों के साथ बिल्कुल। गवर्नमेंट ने शुरू कर रखी है या बिल्कुल। इस्टेब्लिशमेंट ने शुरू कर रखी है, ये एक ऐसी, अगरचे अभी 3 जज ट्रांसफ़र हो गया, मेन 3 जज, जी। मोहसन अख्तर कियानी साहब वो जज हैं जिन्होंने आज ही एक फ़ैसला दिया कि कोई डायरेक्टर फाइनेंस की अपॉइंटमेंट के हवाले से था कि अगर वो नहीं होगा इस हफ़्ते तो वज़ीर आज़म साहब ख़ुद पेश होके इसकी वजाहत करें। उनको लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया गया। अब देखें, ये स्ट्रेटजिक पोजीशंस हैं लाहौर हाई कोर्ट भी और पेशावर हाई कोर्ट भी गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। अगर मोहसन अख्तर कियानी साहब लाहौर बेंच में बैठ के पीटीआई को एंटरटेन करना शुरू कर दें या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो भी एप्लीकेशन आए उसको एंटरटेन शुरू कर दें, तो इनके लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा। लाहौर तो बिल्कुल साइलेंट था इस जुडिशरी के हवाले से। अच्छा, इसी तरह अगर बाबर सत्तार साहब पेशावर में केपी की गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना शुरू कर दें और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक एनोइंग उनका रवैया हो जाए, तो ये भी गवर्नमेंट के लिए कोई अच्छी अलामत नहीं है। जबकि अरबाब ताहिर साहब
वो शख्सियत हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को ज़मानत भी दी थी। बिल्कुल। ये वो जज हैं जो कि बहुत ज़्यादा खटक रहे थे सिस्टम को, वो बच गए हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। खालिद सोमरो साहब को वो वापस सिंध भेजना चाह रहे थे, वो भी मौजूद हैं। तो और चीफ़ जस्टिस साहब का ये कहना कि ये जो ट्रांसफ़र को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है या मदाखलत के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है या इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस मजरूह होगी, वो धीरे धीरे एक तरह से वो गवर्नमेंट के लिए आने वाले दिनों में मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आगाज़ हो गया है, जो कि दबी हुई कुछ तज़ादात थे, कंट्रडिक्शंस थे जुडिशरी के अंदर, वो अब उभर के सामने आ सकते हैं। ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने सबसे पहली ज़्यादती ये की गई कि जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब को जब लाहौर से ट्रांसफ़र करके चीफ़ जस्टिस बना दिया गया, मोहसिन अख्तर कियानी साहब वहाँ के चीफ़ जस्टिस बनना था, उन्होंने रूटीन में उनको चीफ़ जस्टिस बनने से रोका गया। अब उनको इस्लामाबाद बेंच से हटा के लाहौर भेज दिया गया। अब मोहसिन जो ख़ास तौर पे जस्टिस सरफराज डोगर हैं, वो उन्होंने अपने रास्ते में जितने कांटे थे ये 4-5 उनको चुन के सोचा कि इनको मैं उठा के बाहर रख दूं, लेकिन 2 कांटे तो अभी मौजूद हैं वहाँ पे, और बाकी जो जज बचे हैं उनका भी कोई पता नहीं है कि वो कल को सरफराज डोगर साहब के बारे में या उनकी जो एक चीफ जस्टिस का एक मैनेजमेंट होती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसके लिए कोई नए मसले ना शुरू कर दें। तो ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसको एमिकेबली डिस्कस करके, बातचीत करके, एक दूसरे को सुन के कोई रास्ता निकालना चाहिए था। ये जिस डगर को चल पड़ी है बात ना, एक वक्त आएगा कि यही जजेस और यही हमारी जिसको कमज़ोर अदलिया कहते हैं 27वीं तरमीम के बाद, वो काफ़ी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है इस हुकूमत के लिए, और ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर सकता है, और ये तनाज़ा किसी मौके पे जाके शिद्दत इख्तियार कर सकता है। अब आप देखें ना कि ये जो आज का ही ख़ास तौर पे इजलास हुआ, उसमें जो अली ज़फ़र या बैरिस्टर गौहर वो मौजूद थे, और इसका मतलब है कि एक अरसे तक तो वो इससे बाहर थे, वो जुडिशल काउंसिल के इजलास में ही नहीं जा रहे थे। अभी उनको एक होप नज़र आ रही है कि चीफ जस्टिस के लहजे में और उनके रवैये में एक तब्दीली आई है। अली ज़फ़र को ये कहना पड़ा कि हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं, जो कि उससे पहले इनको रबर स्टैंप कह रहे थे। तो ये पीटीआई ने भी छलांग लगाई है, मौका देखा और वो अंदर चली गई है। और ये हुकूमत के लिए भी मैं समझता हूँ कि देखें, अदालत जो है, अदालत की अगर एक रिस्पेक्ट और उसकी इंडिपेंडेंस एक सामने वाज़े तौर पे नज़र नहीं आएगी, और ये नज़र आएगा कि वहाँ पे कुछ पैचेस लगे हुए हैं, कुछ बुरे डिसीजंस हो गए हैं, उसके नतीजे में यकतरफा फ़ैसले लिए जा रहे हैं, तो उन फैसलों की हिस्ट्री में आने वाले वक्त में या एक आम इंडिपेंडेंट माइंड के सामने उनकी फिर हैसियत नहीं रहती। ये देखना चाहिए गवर्नमेंट को भी। ठीक है सर, इसके साथ ही हम पीटीआई की बात कर लेते हैं कि मई का महीना आने वाला है और पीटीआई ने एक दफ़ा फिर से 2 मई को लाहौर में जलसे का ऐलान किया, जबकि 8 या 9 मई को उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, जो कि वो केपीके के इलाका टांक से स्टार्ट करेंगे, फिर पेशावर जाएंगे, फिर सवाबी जाएंगे और सवाबी जाकर अपने अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। देखें, ये भी एक अजीब बात है कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि पीटीआई के फ्रंट पे काफ़ी खामोशी हो गई थी, जैसे वो थोड़े पीछे हट गए थे, लेकिन अब ये जैसे ही 9 मई सामने आ रहा है, 8 मई को इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया था, आपको याद होगा, और 9 मई को फिर उन्होंने अपने एस्टैब्लिशमेंट और बाहर जो साथी थे उनके साथ मिल के जो कुछ किया, अब उसको एक तरह से उन यादों को ताज़ा करने के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के ज़ख्मों पर फिर से छेड़ने के लिए पीटीआई जो है वो पेशावर में और टांक में कह रहे हैं कि वो टांक से शुरू करेंगे लॉन्ग मार्च 8 तारीख को, और वो फिर पेशावर से होते हुए सवाबी जाएंगे। तो ख़बरें ये हैं कि अगर वो केपी में बहुत बड़ा एक इज्तिमा इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, तो वो फिर सवाबी जो है, सवाबी अटक के बिल्कुल साथ है, 20 किलोमीटर का फासला है,
तो वो फिर अटक पुल की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, वो इस्लामाबाद में चढ़ाई की कोशिश करेंगे। लाहौर में तो 2 मई को इन्होंने एक जलसे के लिए दरख्वास्त दी हुई है डिप्टी कमिश्नर को, लेकिन इनको उम्मीद कोई नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर इनको मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाज़त देंगे। पिछली दफ़ा इनको इधर मंडी में यानी काना के करीब एक जगह पे मवेशी मंडी में जगह मिल गई थी। इस दफ़ा भी कोई ऐसी जगह मिलेगी या वो वज़ीर आला जो KP हैं वो दोबारा लाहौर आएंगे 2 मई को? नहीं, ये एक टेस्ट होगा आने वाले दिनों में। तो लेकिन वो जो बिल्कुल एक डेड बॉडी बन गई थी PTI, उसमें भी एक दोबारा से जान आ रही है। वो कोई बात कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, और वो अगर इस्लामाबाद में, अगर स्वाबी में फॉर दैट मैटर बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे कर लेते हैं KP की गवर्नमेंट, और वो वहाँ पे एक उनकी पॉपुलैरिटी है इमरान खान साहब की ज़्यादा, तो अगर वो कोई इतना बड़ा हजूम ले आते हैं सवाबी तक, तो फिर आगे भी वो मसाइल पैदा कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। सर, अफ़गानिस्तान ने अंगूर अड्डा के मुकाम पर जो फायरिंग किया चंद एक रोज़ पहले, और उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जो अफ़गानिस्तान का कुनर प्रोविंस है उसमें एक यूनिवर्सिटी है जमालुद्दीन अफ़गानी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 4 स्टूडेंट्स शहीद हो गए हैं। अफ़गान मीडिया के अकॉर्डिंग 45 ज़ख्मी हैं, लेकिन कुछ ऐसे मीडिया चैनल्स भी हैं बाकी दुनिया में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में जो कि कह रहे हैं कि 7 लोगों की डेथ की खबर आई है। लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिजेक्ट कर दिया कि उन्होंने ये फायरिंग नहीं की। हाँ, ये देखें ना, ये एक दफ़ा पहले भी अफ़गानियों ने इसी तरह का इल्ज़ाम लगाया था कि हमने पाकिस्तान ने उनके किसी हॉस्पिटल पे बॉम्बिंग कर दी है, और दुनिया में दिखाया गया कि ये कितना जुल्म हुआ। अब ये यूनिवर्सिटी वाला ड्रामा कह रहे हैं। ठीक है। तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग तो हो रही है अफ़गानिस्तान के साथ, लेकिन ये कि यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जाएगा, ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगी। लेकिन अंगूर अड्डा पे सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान की तरफ से अटैक हुआ, उसका जवाब दिया गया। उनकी एक अल्फ़ा पोस्ट है वो उड़ा दी गई, बाकी उनकी पोस्टें जो हैं वहाँ से वो उनको पीछे धकेल दिया गया। देखें, ये एक अलमिया है कि जब पाकिस्तान थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो जो प्रॉक्सीज़ हैं दुनिया की, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान, वो हमारे सामने खड़ा हो जाता है, हो जाती है। वो जैसे BLA हमारे सामने खड़ा हो जाती है। तो ये फॉल्ट लाइंस हैं पाकिस्तान की। कुछ आकबत नामदेश ये समझते थे कि अफ़गानिस्तान हमारा एक 5वां सूबा होगा। कुछ का ख्याल था कि हमने भुगटी को कत्ल करके या उसको रिमूव करके बलूचिस्तान को सेव कर दिया। ऐसा नहीं। देखें, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के ये जो चैलेंज है ना, ये BLA का चैलेंज हो गया, TTP का चैलेंज हो गया, अब अफ़गान हुकूमत का चैलेंज उसमें शामिल हो गया। ये बहुत गहरे और बहुत एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है हमारी। ये कोई फौरी हल होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए हमारी एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो यकदम जब कोई उनको कामयाबी मिल रही होती है किसी फ्रंट पे, जैसे ये डायलॉग में और टॉक्स में, तो वो यकदम यहाँ ख़बरें आनी शुरू हो गई कि अब चीफ जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं वो अब सदर बन जाएंगे, वो ये कर देंगे, सिस्टम को लपेट देंगे। उनको इस तरह की चीज़ों में स्टेप इन करने की बजाय या इस तरह की अफवाहें हमारे लोगों को उड़ाने की बजाय ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो हमारे फॉल्ट लाइंस हैं वो हमारी पॉलिटिक्स की फॉल्ट लाइंस हैं, सिक्योरिटी की हैं, वो ख़ास सिक्योरिटी की हैं, और वो जो आपकी जो और प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस और फलाना ये मसले हैं, इनको अगर आप समझते हैं कि आप इन सब चीज़ों को ख़त्म करके आप आगे बढ़ के ये कर लेंगे और चीज़ें, ऐसा नहीं होता। ये हर महाज पे इंतहाई ज़हानत और दयानत के साथ आपको आगे बढ़ना होता है, और इस मुल्क को एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ना कि हम अपने ही लोगों को कटहरे में खड़ा करते रहें, उनको सज़ाएं देते रहें। यार अजीब सी बात लगती है। वैसे मैं PTI का हामी नहीं हूँ। जिस तरीके से इमरान खान के ट्रीटमेंट हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में जी, उनको लाया जाता है, उनको ट्रीट किया जाता है, उनको इंजेक्शन भी कल रात लगाया गया जो आखिरी इंजेक्शन लगना था जी, NTVEGF। हाँ जी, लेकिन क्या ही उसमें प्रॉब्लम है कि अगर उनकी सिस्टर्स को या उनकी फैमिली को भी साथ
हाँ, कॉन्फिडेंस में लेकर उनके सामने उनका बिल्कुल, ट्रीटमेंट हो जाए, तो उसमें क्या कोई इश्यू दिक्कत नहीं है? है। कोई इशू नहीं होना चाहिए हाँ, और उससे कोई हाँ, तूफान भी नहीं आ ये तो जाएगा। बहुत पेटी पॉलिटिक्स ये लगती है। बहुत दोनों साइडों से जी, उनको भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पीटीआई को, और इनको भी कम से कम बहुत ह्यूमन लेवल पे सोचना चाहिए। जी, अब ये बुशरा साहबा का ट्रीटमेंट भी हो जी, रहा जी, है, जी, उनकी आँख का, और डॉक्टर्स की टीम डॉक्टर्स अडियाला की गई है। टीम अडियाला गई है। तो मैं समझता हूँ कि बीमारी किसी से भी हो सकती है। हाँ, पीटीआई वाले उस वक्त ये कहते थे कि जब ये अपोजिशन वाले, उस वक्त की अपोजिशन, मियां नवाज शरीफ, जी, जरदारी साहब, जब जेल में जाते थे, वो जी, कहते थे कि ये साथ ही बीमार हो जाते हैं। जी, तो बीमारी किसी वक्त भी हो जी, सकती है। जी, आज अगर ये बीमार हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट है उनको एक रिव्यू लेना चाहिए इनकी सेहत के हवाले से, और ठीक है। इस पे कोई इतना वो ज़्यादा इसको इशू नहीं बनाना इश्यू चाहिए। नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। सर, एक सबसे बड़ी जो आज की डेवलपमेंट है, न्यूज़ है, वो है सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान के हवाले से, जिन पर एक गद्दारी का इल्ज़ाम लगा है, और वो इसके नतीजे में लगा है कि जो कि एक नेशनल प्रेस क्लब में डिनर हुआ है, उसमें एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें फ़ॉरेन जर्नलिस्ट को वो अपने आसपास जमा करके एक ब्रीफिंग दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये फरमाया है कि पाकिस्तान में किस तरह जर्नलिस्ट को अगवा किया जाता है, उनको हरास किया जाता है, उन पर मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने बल्कि ईमान मज़ारी और उनके हस्बैंड का नाम लेकर ये भी बताया कि उनको 17 साल की कैद हुई है सिर्फ़ एक पोस्ट के नतीजे में। अपने बारे में उन्होंने ये ब्रीफिंग दी कि उन पर फेक ड्रग के केसेस चल रहे हैं, फेक टेररिज्म के केसेस चल रहे हैं, जो कि अभी तक चल रहे हैं। तो वो सारी की सारी ब्रीफिंग उनको दे रहे थे, जिसके नतीजे में नियो न्यूज़ नेटवर्क में उनसे फोर्स्ड रेजिग्नेशन ले लिया गया है, और उन पे एक उनके अगेंस्ट फिर से एक तहरीक स्टार्ट होने जा रही है। उन पे शायद हो सकता है कि गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज हो जाए। देखिए, ये भी एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड है। हाँ, वो इस तरह से अनफॉर्चुनेट है कि मतीउल्लाह जान कोई अभी तो इस्टेब्लिशमेंट पे बात नहीं कर रहा या तनकीद नहीं कर रहा। वो जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी उसको मिसिंग किया गया था, ले गए थे, फिर एक दिन के बाद उसको छोड़ दिया गया था। मतीउल्लाह जान मुस्तकिल इस्टेब्लिशमेंट के क्रिटिक हैं, जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई दो राय नहीं है। और जो उन्होंने गुफ्तगू की है वहाँ पे, जी, वो भी गुफ्तगू ऐसी तो नहीं है कि जो उन्होंने कोई अपने पल्ले से जोड़ ली हो। कुछ ज़मीनी हकायक हकायक बयान कर रहे हैं, थे, तो वो उन्होंने बताया। और एक इनफॉर्मल डिस्कशन में कर अब रहे थे। ये इल्ज़ाम क्या है उन पे? इल्ज़ाम ये है कि गैर मुल्की जर्नलिस्ट को बुला के उनके सामने ये गुफ्तगू क्यों की गई। जी, तो कौन सा दुनिया का मुल्क है या उनके जर्नलिस्ट हैं, वो नहीं जानते कि पाकिस्तान में एक कंट्रोल डेमोक्रेसी है जी, और ये इस तरह के वाक़यात होते हैं। वो उनको याद नहीं है डेनियल पर्ल से लेकर अब जी, तक जो मामलात हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, फिर तीसरी बात कि अगर अमेरिका की वो उस जर्नलिस्ट का भी जिक्र किया जा रहा है जो वहाँ पे मौजूद थी, जिनको ट्रंप ने फ़ोन करके कहा जी, था कि अभी आप रुकें, क्रिस्टीन, पता नहीं क्या नाम उनका, वो भी वहाँ पे मौजूद थी। तो ट्रंप साहब ने 1-2 दिन पहले क्या किया, एक इंटरव्यू देते हुए एक खातून ने जब उनसे ये पूछा कि जिस बंदे ने आप पे अटैक किया वो आपके बारे में ये सोचता है कि आपको प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, आप अखलाकी तौर पे जो एप्सिन फाइल्स वाले जी, साहब हैं उनके साथ आपकी दोस्ती थी, आपकी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो ट्रंप ने उस सवाल का जवाब देने की बजाय उस खातून को कहा कि मुझे पता था कि आप इस तरह के शर्मनाक सवाल करोगी, आप बहुत घटिया और फ़लाँ उस जर्नलिस्ट को कह के सुना के रिकॉर्ड पे उसको इंटरव्यू उसका बीच में तोड़ दिया। तो उस अमेरिका में क्या हो रहा है, जिस अमेरिका की खातून ने अगर सुन लिया उससे जी, मतीउल्लाह जान से, मैं समझता हूँ कि अब उसको नौकरी से भी फ़ारिग करवा दिया गया। जी, कहा इतना गया जी कि प्रेशर। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा ऐसे तो नहीं कोई देता। इंतज़ामिया ने कहा होगा कि सर मतीउल्लाह साहब हमारे पे प्रेशर है, हम आपका शो नहीं हाँ, कर सकते, चला सकते, तो आप इस तरह करें कि अपनी तरफ से खुद ही इस्तीफ़ा दे दें। तो उसने इस्तीफ़ा दे दिया होगा। लेकिन यहाँ हमारे हुक्मरानों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी मौके पे जब सार्तर जो थे वो अपने ज़माने की उस हुकूमत पे, जब डेगाल फ्रांस के हुक्मरान थे, तो वो सख्त तनकीद करते थे, इतनी सख्त बेलहाज तनकीद करते थे कि कुछ लोगों ने कहा, कैबिनेट मेंबर्स ने डीगाल से, कि ये जो सार्तर है
इसकी ज़ुबान बहुत दराज हो गई है, ये बहुत ज़्यादा एक गुस्ताखी के कलमात आपके लिए बोलता है, हुकूमत के लिए बोलता है, तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो डेगाल ने उन लोगों को एक तारीख़ी जुमला बोला। उसने कहा कि सार्त्रे फ्रांस है और फ्रांस सार्त्रे है, और वो जो भी कह रहा है वो कहने का हक़ रखता है। तो अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, आज़ादी है, तो हम, अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, आज़ादी है, तो किसी को कोई गुफ्तगू करने पे तो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और ना ट्रोलिंग होनी चाहिए, खुला दिल रखना चाहिए। तो अगर आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है, आज़ादी इज़हार राय है, तो फिर इन छोटी छोटी बातों पे माइंड नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई आपके ख़िलाफ़, अगर ईमान मज़ारी ने कोई बात कर दी थी, तो अब उसको और उसके मियाँ को अंदर करके उससे क्या आपने हासिल कर लिया? तो हमारी रियासत को भी बालग होने की ज़रूरत है। जी, ठीक है। और सर इसके साथ ही साथ ये भी कि मतीउल्लाह जान, जो मैंने वीडियो देखी है, उसमें एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे उन जर्नलिस्ट के साथ खड़े होके। वो किसी ने वीडियो बना के रिलीज़ कर दी। इस तरह की वीडियोज़ में मेरे ख़्याल से रिलीज़ इस तरह नहीं करनी चाहिए, जिनका पता हो कि उसका नतीजा क्या होगा और अगले के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस बन सकते हैं। हाँ, बहरहाल वो तो, और फिर अगर वो गैर रस्मी गुफ्तगू थी जी, या वो अपैरेंटली जैसी भी गुफ्तगू थी, अब हम वहाँ के परिवी तो नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन बर्दाश्त करना चाहिए रियासत। बिल्कुल। इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम एंड करेंगे। कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।